नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक होता है वेज कंस्ट्रेंट। स्टार्ट तो हम करेंगे, उसके पहले ज़रा हम इस कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब समझ लें। पहले ज़रा हेडिंग लिख लें हम। हेडिंग है आज की स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आज की हेडिंग है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो जरा इस कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब समझ लें। ये जो कंस्ट्रेंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब मान के चलिए होता है मजबूरी। सिस्टम के पास किसी ना किसी टाइप की मजबूरी होगी जो कि इसकी हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से जनरेट की गई होगी, और उन मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो कुछ इस टाइप का ही टॉपिक है। इसका मतलब समझने के लिए एक स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन इट्स ट्रैक्स। सिंपल सी बात, अ ट्रेन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन इट्स ट्रैक्स मतलब एक जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक्स को फॉलो करने के लिए, जो ट्रेन की पटरी होती है उसको फॉलो करने के लिए मजबूर होती है। ऐसा होता है। तो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब यहां से थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है कि अ ट्रेन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन इट्स ट्रैक्स। मतलब कंस्ट्रेंट वर्ड थोड़ी थोड़ी मजबूरी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर ये जो मजबूरी होगी, ये जो कुछ कंडीशंस होंगी, वो रस्सी की हेल्प से जनरेट की जाएगी। और वो मजबूरी क्या होती है? वो मजबूरी ये होती है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मस्ट बी कांस्टेंट। भाई सीधी सी बात है, रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट ही होती होगी, है ना। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें दो तीन ऑब्जेक्ट्स आपस में बंधे होंगे। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी होगी, हो सकता है तीसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछ ली जाए। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी दी है और आपसे तीसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो आपको यही कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि जो वहां पर रस्सी होती होगी उसकी लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में यह सवाल भी उठ सकता है कि सर रस्सी को अगर खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ तो जाती है ना। अगर एक रस्सी को खींचा जाए तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है, तो फिर सर आप यहां कांस्टेंट कैसे कह सकते हो? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपकी बात बिल्कुल सही है। रियल लाइफ में अगर आप किसी रस्सी को खींचने की कोशिश करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन हमको हमारे सिलेबस में जितनी भी रस्सियां मिलेंगी, सारी की सारी रस्सियां हमको इनएक्सटेंसिबल मान करके सॉल्व करना है। अपने सिलेबस में जितनी भी रस्सियां आएंगी, जहां कहीं भी रस्सी आ जाए, आप हमेशा यही मान के सॉल्व करोगे कि वो जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी को खींचा नहीं जा सकता। ये आपको मान के सॉल्व करना है। मैंने अपना सिलेबस बोल दिया था, उसमें छोटा सा करेक्शन है, इन दिस चैप्टर ओनली, है ना। जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में हमको रस्सी की लेंथ कांस्टेंट मान के ही सॉल्व करना होता है। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, थ्योरी सिर्फ इतनी सी ही है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, इस थ्योरी को यूज करना है और फिर इसका एक शॉर्टकट भी होगा हमारे पास। जिस शॉर्टकट को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, वो शॉर्टकट कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो जो शॉर्टकट है वो आगे आने वाले चैप्टर से आया हुआ होगा, ठीक है। तो दो मेथड से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो ये पुली है। ये पुली जो है मान लेते हैं ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है और पुली की वेलोसिटी है वेक्टर वीपी। ऐसी एक पुली मान ली। फिर मान लेते हैं पुली के राइट में एक रस्सी, पुली के लेफ्ट में भी वही रस्सी, ये सेम रस्सी है। हाँ, ये रस्सी ऐसे घूम के आई है, ऐसे। रस्सी के इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और रस्सी के इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ऐसा हो गया। तो पुली ऊपर जा रही है, पुली के ऊपर से रस्सी ऐसे आई है। अब ये पॉइंट भी कहीं मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट भी कहीं मूव कर रहा होगा। इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि हो सकता है तीन ऑब्जेक्ट्स होते हो, एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट की मान लो वेलोसिटी आपको दे दी जाए और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपसे पूछी जाए।
ऐसा कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐसा कुछ है। अब हमको एक रिलेशन बनाना है, अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। तो उसके बीच में हमको एक रिलेशन बनाना है। तो देखो रिलेशन कैसे बनाया जाएगा। थ्योरी वही है, हाँ थ्योरी वही सिंपल सी थ्योरी है कि रस्सी की लेंथ क्या होती होगी, कांस्टेंट होती होगी, उसको इसमें लगाना है। तो देखो कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन टफ क्यों है। ये क्वेश्चन टफ इसलिए है कि पुली मूव कर रही है, सीधी सी बात है, पुली यहां पर मूव कर गई, इस वजह से क्वेश्चन हो गया टफ, इस वजह से हमको लग रहा है डर। तो बस हमको यही सोचना है कि काश ये क्वेश्चन आसान होता, काश पुली रेस्ट पे होती, और काश पुली रेस्ट पे होने के लिए आपने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रखा है, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटिव मोशन। तो आपको वही काम करना है, आपको एक ब्रांड न्यू डायग्राम बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू पुली। पुली के रेस्पेक्ट में आपको एक मस्त नया डायग्राम बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू पुली। मतलब क्या, मतलब पुली एट रेस्ट। ये बात भी हम जानते हैं, हमने रिलेटिव पढ़ रखा है। तो हम एक नया डायग्राम बनाएंगे पुली के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए पुली के रेस्पेक्ट में पुली रेस्ट पे आ चुकी है। रेस्ट पे कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा ना, कहीं पे फिक्स कर दूंगा। यहां रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब मैं लगाऊंगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोल दो या फिर बोल दो सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट, दोनों एक ही बात है। तो कॉमन सेंस ऐसे लगेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो गारंटीड 100% विदाउट एनी डाउट ये वाला पॉइंट v वेलोसिटी से नीचे आता होगा, है ना। ये अगर v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो ये v वेलोसिटी से नीचे आता होगा। अब ये कॉमन सेंस ही तो है ना कि भाई पुली अगर फिक्स है और अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया तो उसको 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस है, ऐसा है। कॉमन सेंस बोल लो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। ये जो रस्सी गई हुई है ऐसे घूम के, ये जो ऐसे घूम के रस्सी आई है, इसकी लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। और लेंथ इसकी तभी तो कांस्टेंट होगी जब ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और ये वाला v वेलोसिटी से नीचे आएगा, तभी इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमने फंडा यूज किया। अब ये फंडा कब वैलिड होता, जब पुली रेस्ट पे होती। तो वही हमने किया है। तो इस डायग्राम से आप एक चीज देख सकते हो साफ साफ, इस डायग्राम से आप एक चीज साफ साफ देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है और जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल तो है, देखो इसका भी v है और इसका भी v है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट। और जब चीजें डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं तो एक माइनस साइन का यूज किया जाता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और बात, ये जो लिखा है इसमें छोटा सा एक और करेक्शन है। ये पूरी की पूरी कहानी किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, पुली के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली, ऐसा हो जाएगा। देन इसका फॉर्मूला आप जानते हैं जो कि VA माइनस VP होगा। उधर भी आप जानते हैं माइनस टाइम्स VB माइनस VP हो जाएगा। उधर वाला VP इधर वाला VP एक साइड होके ऐड हो जाएंगे और फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ पुली। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आजू प्लस वेलोसिटी ऑफ बाजू डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है पुली फॉर्मूला। इसी को पुली फॉर्मूला भी बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आजू प्लस बाजू बाय 2। तो इसी को पुली फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल भी था, मान के चलो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया और ये अपने आप में एक टॉपिक भी होता है
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंडर ये टॉपिक आता है, इस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर ये टॉपिक आता है और इसको पुली फॉर्मूला भी बोला जाता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो एप्लीकेशन होता है ना उसी के अंडर आता है और इसी को पुली फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये हमने इसको एक तरीके से समझ लिया। क्या तरीका था ये तरीका था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट का लॉजिक यूज करते हुए हमने इसको डिराइव कर लिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट इज मेथड नंबर 1। फिर इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी होता है, उसी की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। और वो शॉर्टकट कहाँ से आया, कैसे आया, वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा। वो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वर्क पावर एनर्जी, वो वहां से आया है। तो जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो फिर हम इस शॉर्टकट का एक्सप्लेनेशन भी समझ लेंगे। फिलहाल अभी हमको सिर्फ शॉर्टकट से मतलब होना चाहिए। तो देखिए मेथड नंबर 2, मेथड 2 जो है वो शॉर्टकट है बेसिकली। तो शॉर्टकट कहता है कि समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम के लिए समेशन टी डॉट वी होना चाहिए। समेशन का क्या मतलब होता है, प्लस करना, है ना। मतलब मान लो अगर 4 टर्म्स होते हैं, मान लो 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट पर टी डॉट वी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट पर टी डॉट वी प्लस तीसरे ऑब्जेक्ट पर टी डॉट वी प्लस चौथे ऑब्जेक्ट पर टी डॉट वी, ऐसा कुछ करना है। थोड़ा थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा, मुझे पता है, मैं करके बताता हूं, देखो कैसे क्या किया जाता है। देखिए एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं हम। ये हो गया, मान लेते हैं वीपी, ए की वेलोसिटी मैं वीए मान ले रहा हूं एंड बी की वेलोसिटी मैं वीबी मान ले रहा हूं। ऐसा मैंने मान लिया और मैं आपको ये चीज यूज करके बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं। तो देखो इस पर अगर हम टेंशन टी मान लें तो इस पर भी टेंशन टी हो जाएगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है ना। एक ही रस्सी तो गई है घूम के ऐसे। पुली की बात करूं तो पुली पर भी ऐसा टी लग रहा होता अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और ऐसा टी लग रहा होता अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। साफ साफ दिख रहा होगा। टेंशन हमेशा कैसा बनाया जाता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मैंने टेंशंस बना दिए। अब देखो ए पर अगर मैं लिखना चाहूं, ये लिख के बता रहा हूं अब मैं ए पर अगर लिखना चाहूं तो देखो ए पर मैं लिखूंगा टी वी ए कॉस 0। भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ए पे लिख दिया, देखो टी वी ए कॉस 0। कॉस 0 क्यों आया, क्योंकि देख सकते हो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, इसलिए ऐसा आया। ए की कहानी खत्म, ए हो गया। प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समेशन का साइन था। बी पे लिखूंगा तो देखो बी पे भी क्या आ जाएगा, टी वी बी कॉस 0। ऐसा हो गया। अब जरा पुली पे ध्यान दो। पुली पे देखो कितना टेंशन है, 2t है। पुली पे ध्यान से देखो, पुली पर 2t का टेंशन है, इधर से भी t इधर से भी t। और देखो पुली पर जो टेंशन है वो नीचे है और पुली की वेलोसिटी ऊपर है। तो पुली के लिए वेलोसिटी और टेंशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब नेक्स्ट हम आ रहा है पुली के लिए 2t vp cos 180, ये 0 होना चाहिए। फिर क्या प्रूफ हो गया, cos 0 1 हो गया होता, cos 180 -1 हुआ होता। t यहाँ कॉमन है, कॉमन होके वहां 0 में जाएगा, खत्म हो जाएगा t। तो यहां से आपको मिलेगा va प्लस vb इज इक्वल टू 2vp। -2vp होता ना, इतनी मैथ्स तो आती होगी सबसे। ये -2vp होगा ना cos 180 की वजह से, तो -2vp उस साइड चला गया, अब +2vp बन गया। और यहां पर भी आप देख सकते हो प्रूफ हो गया, vp इज इक्वल टू va प्लस vb बाई 2।
तो देखो, हो सकता है किसी बच्चे को ये शॉर्टकट लॉन्ग कट लग गया हो, है ना। हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि सर ये भी तो बहुत लेंदी है, काहे का शॉर्टकट ये। लेकिन ये ऐसा लगा इसलिए है क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है ना। ये समझाने में टाइम बर्बाद हुआ है। अगर किसी बच्चे को समेशन का मतलब ऑलरेडी पता है, किसी बच्चे को डॉट प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी अच्छे से आता है, तो ऐसे बच्चे के लिए ये शॉर्टकट का काम करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लो समेशन का मतलब ही नहीं पता, डॉट प्रोडक्ट ही करते नहीं आता, तो फिर उसके लिए तो ये श्राप बन जाएगा, है ना। ये लॉन्ग कट हो जाएगा, उसका और टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो समझदारी के साथ आप इसमें टूल्स यूज करना कि आपको कैसा यूज करना है, आपको क्या समझ में आता है, आपको ऐसा बनता है या आपको ऐसा बनता है, आप कौन से मेथड से करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं एक काम की बात बता देता हूँ। वो काम की बात ये है, देखिए मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो ढेरों क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पुली फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये जो पुली फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों रस्सियां पैरेलल होंगी। ध्यान रख लो इस बात को। ये पुली फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों रस्सियां पैरेलल होती होंगी। जब रस्सियां पैरेलल थी ना, तो ही ये फॉर्मूला बनेगा। रस्सी पैरेलल थी तो ही ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहां जो भी कुछ मैंने समझाया है ना, यहां पर जो भी कुछ मैंने समझाया है, इसमें छोटी सी कंडीशन छुपी हुई है, और वो कंडीशन यही है कि रस्सियां पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन ये जो शॉर्टकट है, इसमें जो टूल दिखाई दे रहा है आपको समेशन टी डॉट वी, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि रस्सियां पैरेलल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रस्सी पैरेलल हो चाहे ना हो, दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड। वो भी हमेशा के लिए वैलिड है, ये भी हमेशा के लिए वैलिड है। लेकिन मैं बात किसी कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, मैं पुली फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि पुली फॉर्मूला लगाने में एक छोटी सी कंडीशन है। ये पुली फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हो तो रस्सियां होनी चाहिए पैरेलल। अगर रस्सियां पैरेलल नहीं हुई तो फिर आपको फिर से बिल्कुल स्टार्टिंग से वेरी बेसिक से सोचना पड़ेगा। और जब आप एकदम बेसिक से सोचने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा या तो आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट कर दो, या फिर आप इसको यूज कर लो। अब सोचो ना कौन सी चीज ज्यादा आसान है। भाई यही चीज ज्यादा आसान है। अगर आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट करना होता है तो देखो क्या क्या तामझाम आपको करना पड़ता है। आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ता है पुली के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट का लॉजिक लगाना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर इसमें क्या बड़ी बात है, सर इतना आसान तो है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो बात वही घूम फिर के वहीं आ जा रही है। ये आपको अभी आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रस्सियां पैरेलल हैं। इसी रस्सी को अगर मैंने टेढ़ा कर दिया होता ना, ऐसा मान लो मैंने इस रस्सी को ऐसा कर दिया होता और इस बी को ना मैंने इधर चला दिया होता, इधर पॉइंट को मैंने इधर चला दिया होता, तो यहां ऐसी तैसी हो जाती दिमाग की, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे मौकों पर जब रस्सियां आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं तो ऐसे मौकों पर क्या यूज किया जाना चाहिए, ये इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। तो ये मेरा एडवाइस था। बाकी आप लोग समझदार हैं, जब खुद ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ सर ने उस दिन कहा था कि इसको यूज करना चाहिए। तो जो मैंने इतनी सारी बकबक की उसकी फाइनल समरी ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड समेशन टी डॉट वी आर ऑलवेज वैलिड। Length of string must remain constant and summation t dot v are always valid. But in order to use the pulley formula, अगर आप इस पुली फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ये दोनों रस्सियां पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये रस्सियां पैरेलल हैं तो आप खुशी खुशी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रस्सियां पैरेलल नहीं निकली तो आपको पूरा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, और बेसिक से सॉल्व करने के आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगा दो या फिर इस टूल को यूज कर लो, इस शॉर्टकट को आप यूज कर लो। तो काफी सारा समझा दिया मुझे लगता है, तो वीडियो पॉज मारें, जरा इसको नोट करें। इसके ऊपर का तो लिख रखा होगा ना, एक मिनट।
हाँ लिखा हुआ है ऊपर का। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें। इस डब्बे में लिखें एरो बना के, वैलिड फॉर पैरेलल स्ट्रिंग्स ओनली। ये जो बॉक्स है ना इसी में लिखें वैलिड फॉर पैरेलल स्ट्रिंग्स ओनली। जब पूरा नोट हो जाए उसके बाद लिखना है, टाइम दिया है वीडियो पॉज करने का। तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा और यहां पर ऐड भी कर लिया होगा वैलिड फॉर पैरेलल स्ट्रिंग्स ओनली। उसके बाद आएगा मेथड नंबर 2 जो कि शॉर्टकट है। तो मान के चलते हैं ये भी आपने लिख लिया होगा। अब एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन करके बताता हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं इतनी देर से वो मैं आपको समझाता हूं कि रस्सी पैरेलल तो पैरेलल नहीं, तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया लग रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ये जो पुली है ऊपर जा रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से। देन यहां पर एक ब्लॉक था, ये नीचे जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। इस ब्लॉक का नाम बी बोल दिया हमने। तो यहां जो ब्लॉक ए होता होगा इसकी वेलोसिटी क्या होती होगी? ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए रस्सियां पैरेलल है ना, जैसी रस्सियां आपको पैरेलल दिख जाए आपके दिमाग में लड्डू फूट जाना चाहिए कि अरे वाह मैं तो पुली फॉर्मूला लगा सकता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। रस्सियां पैरेलल है तो मुझे पुली फॉर्मूला लगा देना है। तो मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आजू प्लस बाजू डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिखता। ध्यान रखिएगा ये वेक्टर थे, यहां पर जो भी आप रखेंगे विद साइन रखेंगे। तो पुली की वेलोसिटी देखिए ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली +3 होगा। वेलोसिटी ऑफ ए आपको नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ बी, ध्यान से देखो बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, तो -5 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाता 2 3 जा 6 इज इक्वल टू v -5। तो यहां से आंसर आ जाता आपका v इज इक्वल टू 11। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये पॉजिटिव आया है मतलब पक्का ये ऊपर जा रहा होगा। ये पॉजिटिव आया ना मतलब पक्का ये ऐसा ऊपर जा रहा होगा। इसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स होती होगी। वीडियो पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बात करने जा रहा हूं कि अगर रस्सियां पैरेलल नहीं हो, है ना, अगर रस्सियां पैरेलल नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो देखिए ये कोई टेबल थी, टेबल पे पुली फिक्स थी, पुली के ऊपर से एक रस्सी गई, यहां पर एक ब्लॉक है और वही रस्सी ऐसे आई है और यहां पर एक और ब्लॉक है जमीन में पड़ा हुआ। तो ये ग्राउंड है, ये टेबल है, टेबल के कोने पर एक पुली फिक्स्ड है, इतना कुछ हो गया। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अब हमसे बोला जाता है कि अगर इसकी स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, तो इस वाले की स्पीड क्या होती होगी। ये हमसे पूछ लिया गया भाई, ये हमसे पूछ लिया गया। तो मैं ये कह रहा, भाई मैं जो स्टार्टिंग में कह रहा था और कहते आ रहा हूं वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको पुली फॉर्मूला नहीं लगाना है। पुली फॉर्मूले से आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बिना फालतू में पुली फॉर्मूला नहीं लगाओगे। जब भी ऐसा आड़ा टेढ़ा सवाल आएगा आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप सोच लोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट, या फिर आप सोच लोगे समेशन टी डॉट वी शुड बी 0। तो मैं यहां पर डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करने जा रहा हूं। तो मैं यूज कर रहा हूं समेशन टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखिए बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट ए पर टेंशन बना रहा हूं, ऐसा होता है टेंशन, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बी पर टेंशन बना रहा हूं, ऐसा होता है टेंशन, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ए पर देखिए, ए पर क्या लिखूंगा, ए पर लिखूंगा मैं
टी यू कॉस थीटा। ए की कहानी खत्म। बी पे क्या लिखूंगा, बी पे ध्यान से देखो, बी की वेलोसिटी राइट में है और टेंशन लेफ्ट में है। बी की वेलोसिटी राइट में है और टेंशन लेफ्ट में है, मतलब यहां पर बना होगा टी वी कॉस 180, है ना। वेलोसिटी इधर, टेंशन इधर, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या बचा, कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आ गया यू कॉस थीटा, कॉस 180 -1 होता, तो यहां से देख सकते हो v आ चुका है जो कि u cos थीटा है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। टॉपिक बहुत ही इजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 3 हथियार हैं, है ना, 3 टूल्स हैं आपके पास जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। पहला टूल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट, दैट थिंग इज ऑलवेज वैलिड। दूसरा टूल क्या है, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0, दिस थिंग इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड। और तीसरा टूल है जो है कि पुली फॉर्मूला है। तीसरा टूल क्या है, पुली फॉर्मूला। लेकिन पुली फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब रस्सियां पैरेलल दिखें तो पुली फॉर्मूला लगा दो, रस्सी पैरेलल नहीं दिख रही है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ऐसे। बाकी अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज तक नीट के जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उनमें ऐसा वाला सवाल ही पूछा गया है, यही वाला पूछा जाता है, यही वाला केस पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए मैंने समझा दिया। पेपर बनाने वाले का थोड़ी कोई भरोसा रहता है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो सेफ रहने के लिए मैंने समझा दिया कि अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी वेलोसिटी आ जाए तो ऐसे सॉल्व होता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट टाइप का कंस्ट्रेंट होता है उसको समझते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रेंट में, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट, ऐसा लिखा जाता है। तो ये नेक्स्ट टाइप का कंस्ट्रेंट होता है। इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो अपन समझेंगे, पहले जरा थ्योरी समझ लेते हैं इसमें कि थ्योरी क्या है। तो देखना, थ्योरी सुनने में लगेगा सिंपल कॉमन सेंस है और उसी कॉमन सेंस को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। तो देखिए थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है मान लेते हैं ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी था, ठीक है। अब अगर मान लो कि ए और बी कांटेक्ट में होते हैं और ए की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होती है, ए और बी कांटेक्ट में होते हैं और ए की वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होती है, देन ऑब्वियसली बी की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होती होगी, है ना। ये तो फिजिक्स का कॉमन सेंस जाता है, भाई इसकी वेलोसिटी 10 है तो इसकी भी तो 10 होगी, तभी तो कांटेक्ट में बने रहेंगे ना ये दोनों। तो इसी रिजल्ट को एक्सटेंड करके एक टॉपिक का नाम दिया गया है जिसको वेज कंस्ट्रेंट बोला जाता है। तो इसी रिजल्ट को और एक्सटेंड करना है हमको। ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस हो गया कि ये ऑब्जेक्ट भी ऐसा जा रहा है, ए भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है और बी भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है। इसी चीज को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी भी केस के लिए। मान लो कि ए जो है ऐसा आ रहा हो, ए वर्टिकली आ रहा हो और बी ऐसा जा रहा हो, तो ये सारी की सारी चीज हम एक्सटेंड करना चाहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो देखिए इसी को देखने का दूसरा नजरिया, ए और बी का अगर कांटेक्ट बना रहना है तो जो ए की वेलोसिटी थी वही बी की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इसी को हम और मॉडिफाई कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ए पर एक नॉर्मल लगता होगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए पर ग्राउंड से एक नॉर्मल आता होगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी पर भी एक ग्राउंड से नॉर्मल आता होगा, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ए और बी के बीच में एक नॉर्मल होता होगा, एक ऐसा नॉर्मल जो कि बी ने ए पे लगाया होगा और ए ने बी पर लगाया होगा। तो वो नॉर्मल मैं यहां बनाने जा रहा हूं, तो वो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, एक ऐसा नॉर्मल, एक ऐसी लाइन जो कि ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन को बोला जाता है कॉमन नॉर्मल। ऐसी लाइन को बोला जाता है
कॉमन नॉर्मल। तो जो भी कुछ आपको दिख रहा है डायग्राम में, अब उस डायग्राम की हेल्प से आप ये बोल सकते हो कि अगर ए और बी, आप ध्यान से सुनना क्योंकि अब जो हम बोल रहे हैं वो आगे जाकर के हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर ए और बी का कांटेक्ट बना हुआ है तो ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल होता होगा, उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटीज होती होंगी वो इक्वल होती होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात, फिर से रिपीट। अगर ए और बी का कांटेक्ट बना हुआ है तो ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल होता होगा, उस कॉमन नॉर्मल के पैरेलल वाली वेलोसिटीज क्या होती होंगी? इक्वल होती होंगी। तो इसी को बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट। कहां से आया ये? सिंपल कॉमन सेंस से आया। तो ये तो देखने में अभी कॉमन सेंस लग रहा है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर वो कॉमन सेंस नहीं लगेगा, उसमें हम यही वर्ड यूज करेंगे जो अभी हमने बोला स्टेटमेंट कि इफ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट देन अलोंग कॉमन नॉर्मल द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज मस्ट बी इक्वल। तो यही लिखेंगे आप, जरा स्टेटमेंट लिखें पहले आप, फिर इसके बाद इसको लिखिएगा। तो स्टेटमेंट है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट, if two objects A and B are in contact, then the components of their velocities, then the components of their velocities along common normal must be equal, along common normal must be equal। उसके बाद डायग्राम बनाइए फॉर एग्जाम्पल लिख के, फिर इसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा ना वो करेंगे। देखो ये तो कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना, ये तो कॉमन सेंस है। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा हो और एक ऐसा जा रहा हो, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो जरा वीडियो पॉज मारो, इसको लिखो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा, इस पर जो क्वेश्चन होता है जरा वो देखो कैसा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन कहता है मान लो ये एक स्फीयर था, फिर क्वेश्चन कहता है मान लो यहां पर एक वॉल थी, फिर क्वेश्चन कहता है मान लो यहां पर एक ट्रायंगुलर वेज था, ऐसा कुछ। ये ग्राउंड है, ये पूरा यहां से यहां तक ग्राउंड है। इस ट्रायंगुलर वेज का एंगल थीटा दिया हुआ है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये ट्रायंगुलर वेज राइट में फिसलेगा, है ना, अगर ये ट्रायंगुलर वेज राइट में स्लाइड करेगा तो ये जो स्फीयर होगा ये स्लाइड करके नीचे आएगा, ऐसा होगा। इधर तो वॉल है ना, इधर थोड़ी जा सकता है, इधर तो वॉल है, इधर नहीं जा सकता। उधर वेज है तो उधर भी नहीं जा सकता। तो सीधी सी बात है ये ऐसा नीचे आएगा, डाउनवर्ड। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी u है तो इस स्फीयर की वेलोसिटी क्या होती होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो कॉमन सेंस कहां से कहां पहुंच गया, अभी भी कॉमन सेंस ही है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अभी भी आपको सेम कॉमन सेंस वही यूज करना है। क्या यूज करना है कि अगर इसका और इसका कांटेक्ट बना हुआ है तो जो इन दोनों का कॉमन नॉर्मल होता होगा, उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होती होगी? इक्वल। तो देखिए इसको हम यूज करते हैं, कैसे क्या यूज किया जाएगा। क्वेश्चन का डायग्राम मैं अलग रख रहा हूं, सॉल्यूशन का मैं अलग बना रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। दीवार नहीं बना रहा मैं, हाँ, दीवार का कोई काम नहीं है। जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो सिर्फ उन्हीं दोनों को बनाओ। तो इसके और इसके बीच में आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो तो इन दोनों को आपने बना दिया। उसके बाद आप क्या काम करो, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ कॉमन नॉर्मल। ठीक है, एक ऐसा नॉर्मल जो कि इस पे भी नॉर्मल है और उस पे भी नॉर्मल है, एक ऐसा नॉर्मल जो कि इस पर भी परपेंडिकुलर है और उस पर भी परपेंडिकुलर है। वो नॉर्मल ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। देखो ध्यान से, देखो परपेंडिकुलर है इस पे भी और उस पे भी। सो दिस इज द कॉमन नॉर्मल।
स्टेप नंबर 1, स्टेप लिखते जाना साथ में। हाँ, स्टेप नंबर 1 ड्रॉ कॉमन नॉर्मल। फिर स्टेप नंबर 2 ड्रॉ ऑल द वेलोसिटीज एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए इसका और इसका कांटेक्ट कहां पे हुआ है, यहां पे। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, सारी की सारी वेलोसिटी आज यहीं पे दिखा दो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में आना पड़ेगा। तो देखिए एक की वेलोसिटी u राइट में है और एक की वेलोसिटी v डाउनवर्ड्स है। ये दोनों वेलोसिटी यहीं पे दिखानी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दिखा देता हूं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। क्या था स्टेप नंबर 2? ड्रॉ ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्टेप 2 तक आपने लिख लिया होगा। फिर आता है स्टेप नंबर 3। देखो एंगल जरा खेल लेते हैं। ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता और ये भी थीटा होता। ये 10वीं कक्षा के पहले का ज्ञान हमने इस्तेमाल किया है, मान के चलते हैं आपको आता होगा। तो थीटा निकालना, ये थीटा तो ये भी थीटा, वो भी थीटा। ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो सबसे आ जाता है। इतना हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 कहता है कि इसका कंपोनेंट करो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, उसका भी कंपोनेंट करो कॉमन नॉर्मल के अलोंग और दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल क्यों कर रहे हैं? ओरिजिनल थ्योरी में आंसर छुपा हुआ है। देखिए ओरिजिनल थ्योरी में क्या लिखा है। ओरिजिनल थ्योरी में यही लिखा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल। तो वही हम कर रहे हैं। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पर देखिए, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस जगह पर क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम गंदा हो जाएगा। एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है वहां cos आता है। तो इस v का कंपोनेंट यहां पर क्या आएगा, v cos थीटा। वैसे ही इस u का कंपोनेंट, ठीक वैसे ही इसके u का कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 3 लिखिए, इक्वेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल। स्टेप नंबर 3, इक्वेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल। देखिए अगर किसी को कंपोनेंट्स पल्ले नहीं पड़े हैं तो मैं डायग्राम में लिख के बता रहा हूं, लेकिन डायग्राम में बन जाएगी खिचड़ी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं बता रहा हूं, इस v का कंपोनेंट यहां पर जो होगा इस डायरेक्शन में वो होगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां भी आता होगा जो कि v sin थीटा होता होगा, जो कि यूजलेस होता होगा। हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमको सिर्फ और सिर्फ उन कंपोनेंट से मतलब है जो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग। हमें इससे मतलब होना चाहिए v cos थीटा से। तो ये v के कंपोनेंट हो गए। वैसे u के कर सकते हो। u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए यहां पर, यहां आएगा u cos थीटा। भाई जिसके साथ एंगल बनता है वहां क्या आता है, cos आता है। तो यहां आता u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाता u sin थीटा। तो बस आपको उन कंपोनेंट से मतलब है जो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, जो कि ये दो कंपोनेंट्स है, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू u sin थीटा। तो वही हमने लिखा है। तो यहां से आप देख सकते हैं v कैलकुलेट हो जाता है सिंपली u tan थीटा। इतना आसान ये टॉपिक होता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, फिर भी मैं जूम आउट कर दे रहा हूं। तो वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। तो इसी के साथ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट और जो कंस्ट्रेंट मोशन है वो खत्म होता है। अब सिंपल से 2 टॉपिक्स और बचे हैं एनएलएम में। एक है वेइंग मशीन और दूसरा है स्प्रिंग बैलेंस। तो ये फटाफट हम पढ़ लेते हैं। तो ये अपना जो एनएलएम वाला पोर्शन होता है विदाउट फ्रिक्शन, वो खत्म हुआ जा रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को एनएलएम और फ्रिक्शन अलग अलग टॉपिक मानना है तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। बाकी अगर किसी को कंबाइंड मानना है तो कंबाइंड भी मान सकते हो। तो वो तो बाद की बात है। अभी ध्यान देते हैं हम वेज कंस्ट्रेंट पे, सॉरी वेज कंस्ट्रेंट मैंने गलत बोला। अभी हम ध्यान देते हैं वेइंग मशीन पे। अभी हम ध्यान देते हैं वेइंग मशीन पे। तो सबसे पहली बात तो एक आम आदमी की अगर बात करें
जिसको फिजिक्स नहीं आती, जिसका साइंस से कोई नाता नहीं है, तो उसको यही लगता होगा कि जो वेइंग मशीन होती है वो वेट बताती है, ऐसा लग सकता है लोगों को, ठीक है। लेकिन जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो ये समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि वेइंग मशीन वेट बताए। फिजिक्स वालों का ये कहना होता है कि जो वेइंग मशीन होती है वो फोर्स ऑन इट्स अपर सरफेस बताती है, बस, और कुछ भी नहीं। तो वेइंग मशीन फोर्स ऑन अपर सरफेस बताती है। अब वो फोर्स ऑन अपर सरफेस कभी वेट हो भी सकता है और कभी वेट नहीं भी हो सकता। तो वेइंग मशीन की अगर हम रीडिंग की बात करें कि जो इसकी रीडिंग आती होगी, जो भी रीडिंग इसकी आएगी वो होगा सिंपली फोर्स ऑन अपर सरफेस। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यह आपने लिख ही लिया होगा मान के चलता हूं, नहीं लिखा हो तो लिख लो, थोड़ा सा वीडियो पॉज मारो, ठीक है, हो गया होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए आप, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलो ये एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन ऊपर है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। फिर मान के चलते हैं यहां पर एक वेइंग मशीन रखी थी। वेइंग मशीन को शॉर्ट में मैं W.M लिखता हूं, दिस इज वेइंग मशीन। इसके ऊपर एक इंसान था। इंसान का मास जो था, इंसान का मास 50 kg था, ऐसा। अब हमसे बोला जाता है इस एग्जाम्पल में भाई रीडिंग बता दो। इस वेइंग मशीन की क्या रीडिंग आती होगी ये बता दो, ये हमसे पूछा जाता है। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो वेइंग मशीन होती है जरूरी नहीं है वेट बताए, वो हमेशा फोर्स ऑन अपर सरफेस बताती है। तो यहां पर भी वेइंग मशीन क्या बताती होगी, फोर्स ऑन अपर सरफेस। इस वेइंग मशीन के ऊपर वाले सरफेस पे, है ना, जहां इंसान के पैर हैं, वहां पर जो फोर्स आता होगा वही इसकी रीडिंग होगी। तो सीधी सी बात है, इंसान के पैरों का और वेइंग मशीन का कांटेक्ट हुआ है, और जब भी दो सरफेस का कांटेक्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो यहां पर वेइंग मशीन के अपर सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, तो यहां पर रीडिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। जो भी कुछ मैंने बोला डायग्राम से बताता हूं। देखिए ये रहा एक इंसान जो कि 50 किलो का है, ये इसका मास हो गया, ठीक है। ऐसे लगता होगा एक नॉर्मल, नीचे लगता होगा इसका mg, और एक्सेलरेशन है इसका ऊपर की तरफ a, वो भी दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। तो आप लिखते यहां पर समेशन Fy इक्वल टू MAy, क्योंकि ऑब्जेक्ट y एक्सिस में एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखिए y एक्सिस में लगने वाले फोर्स, ऊपर लगा n, नीचे लगा mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यूज रखते हैं, n माइनस mg, देखिए कितना हो जाएगा, मास 50 और g की वैल्यू 10, तो ये 500 हो गया। फिर से मास 50, एक्सेलरेशन कितना था 2, तो यहां से आप देख सकते हो जो नॉर्मल है वो 600 आ जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। तो ये हमने किसका एफबीडी बनाया था, इंसान का। जरा वेइंग मशीन का भी एफबीडी बनाए, देखिए पूरा एफबीडी नहीं बना रहे इसका, सिर्फ और सिर्फ इसके अपर सरफेस पर मैं फोर्स दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अपर सरफेस पर जो फोर्स होगा वही इसकी रीडिंग होगी। तो देखो, अगर वेइंग मशीन ने इंसान के पैरों पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया है ना, तो इंसान ने भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वेइंग मशीन पर एक नॉर्मल लगा दिया होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो वेइंग मशीन के अपर सरफेस पर जो फोर्स लगा है वो नॉर्मल ही है, मतलब यही इसकी रीडिंग हो जाती होगी। नॉर्मल कितना आ चुका है, 600, तो जो इसकी रीडिंग होगी वो हो जाएगी 600 न्यूटन्स। रीडिंग दो तरीके से पूछी जाती है, एक न्यूटन में भी पूछी जाती है, दूसरा केजी में भी पूछी जाती है। तो अगर आप न्यूटन में आंसर करना चाहते हो तो सिंपली ऐसे आंसर कर सकते हो, और अगर आप इसी को केजी में आंसर करना चाहते हो तो आप इसको सिंपली जी से डिवाइड कर दो। जी से डिवाइड करोगे तो ये 60 kg बन जाएगा।
ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं हाँ कि न्यूटन इक्वल टू केजी हो गया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बस ये जो है साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, जिन लोग को फिजिक्स आती है वो इस टर्म्स में आंसर देंगे, और किसी आम आदमी को समझाना है जिसको फिजिक्स नहीं आती उसको ऐसे आंसर देते हैं हम, है ना। उसको हम ये बोलेंगे कि जो मशीन है वो 60 केजी शो करेगी, उसको हम ऐसा समझाते हैं। बाकी हमको अच्छे से पता है कि न्यूटन और केजी कभी इक्वल नहीं होते, ये अलग है, ये अलग है। फिर भी आंसर देने का ये तरीका है। न्यूटन में आंसर देना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा, केजी में देना चाहते हो तो जी से डिवाइड कर दो। इसको 60 केजी भी बोला जाता है और कभी कभी 60 केजी वेट भी बोला जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा इतना। फिर से वीडियो पॉज करें और ये बाकी का नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। इसमें भी एक आम आदमी को यही लगता है कि ये वेट बताता होगा, लेकिन ये भी वेट नहीं बताता, ये फोर्स ऑन हुक बताता है बस। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा फोर्स ऑन हुक बताता है। अब ये हुक क्या होता है अभी समझते हैं। पहले बात करें इसकी रीडिंग की, तो रीडिंग इस पे होता है फोर्स ऑन हुक। हुक पे जो फोर्स लगेगा वही इसकी रीडिंग हो जाएगी। अब हुक क्या होता है इसमें समझते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। उसके बाद देखो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है स्प्रिंग, और यहां से बाहर आता है और ऐसा बना रहता है ऐसा एक कांटा। इसी कांटे को हुक बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। तो इसके हुक पर जो भी फोर्स लगता है वही इसकी रीडिंग होती है, ठीक है। वर्किंग क्या होती होगी इसकी, वर्किंग ऐसी होती होगी, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर देते होंगे। मान लेते हैं यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को टांग दिया, मान लेते हैं यहां से आपने ऐसा किसी ऑब्जेक्ट को टांग दिया, तो ऑब्जेक्ट और रस्सी की वजह से हुक में टेंशन आया होगा, तो हुक पे टेंशन लगा होगा, तो टेंशन ही इसकी रीडिंग हो जाएगी। वर्किंग क्या होती होगी, वर्किंग कुछ ऐसी होती होगी, इसके वेट की वजह से हुक पर फोर्स लगता होगा नीचे की तरफ। तो जब हुक पर नीचे की तरफ फोर्स लगता होगा तो ये जो स्प्रिंग होता होगा एक्सटेंड होता होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होता होगा, तो फिर तब जाके इसकी रीडिंग आती होगी। लेकिन ये जो सारी मैंने बकबक की, ये सारी बकबक लैब में की जाती है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में जाकर के, आपके सामने स्प्रिंग बैलेंस होगा, तब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि स्प्रिंग खिंचता होगा तो स्प्रिंग के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग रीडिंग आती होगी, ऐसा तो वैसा। अभी की अगर मैं बात करूं ना इस टॉपिक में, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में आपको और मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर का स्प्रिंग किस चीज का बना हुआ है, एल्युमिनियम का है कि स्टील का है, ये स्प्रिंग कितना खिंचा होगा, ये स्प्रिंग खिंचा होगा या कंप्रेस हुआ होगा, और ब्ला 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 फालतू की बातें। उन सब बातों से हमको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम ना ही इसका एक्सटेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम ना ही ये पता करने जा रहे हैं कि किस चीज का बना हुआ है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, एंड दैट थिंग इज इसके हुक पे कितना फोर्स आया, बस। तो हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट में काम की बातें ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चे इसमें यही सोच के परेशान होते हैं कि सर स्प्रिंग कितना खिंचा होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आंसर कैसे बताऊं, है ना। तो आंसर उससे बताना भी नहीं है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि स्प्रिंग कितना खिंचा होगा, स्प्रिंग किस चीज का बना होगा, स्प्रिंग खिंचा होगा या कंप्रेस हुआ होगा। इन सभी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब होगा कि इसके हुक पे क्या फोर्स लगा, इसके हुक पे कितना फोर्स लगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब होगा। और इसके हुक पर जो भी फोर्स आता होगा वही इसकी रीडिंग हो जाती होगी। तो ये इसकी थ्योरी है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए इस पे, तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा। अगेन ये कोई लिफ्ट है जो कि इस बार
डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है, लिफ्ट का जो छत था वहां से एक स्प्रिंग बैलेंस आया, ये उसका हुक आया, फिर हुक में एक ब्लॉक हमने टांग दिया जिसका कि मास 5 kg था, और यहां से हमसे बोला जाता है भाई रीडिंग बता दो। ये सवाल है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अभी आपने वेइंग मशीन के साथ किया था, ठीक है। तो बनाते हैं 5 kg का FBD। तो ये M हो गया, ऊपर क्या लगता होगा T, नीचे क्या लगता होगा mg, एक्सेलरेशन किधर है इसका डाउनवर्ड्स, लगाएंगे इस पर F = ma। तो देखिए ऊपर जो फोर्स लगता है वो T, नीचे लगने वाला mg, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लिखूंगा, तो आया T माइनस mg। मास कहाँ गया देखिए, 5 किलो का ऑब्जेक्ट था तो mg कितना हो जाता 50, अगेन मास 5 एंड एक्सेलरेशन कहाँ गया, एक्सेलरेशन ये 2 था तो यहां -2 रख दूंगा। तो यहां से आप देख सकते हो टेंशन जो है वो 40 आ जाएगा। और ध्यान से आप देख सकते हैं यही टेंशन तो हुक पे लग रहा होगा ना, यहां देखो ना डायग्राम में, यहीं पे देख लो ना, ये नीचे mg है और ये टेंशन ऐसा, तो यही टेंशन तो हुक पे लगता होगा ना। तो यहां पर अगर हम रीडिंग की बात करें तो जो रीडिंग आएगी यहां पर, अगर हम रीडिंग की बात करें तो जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग होगी सिंपली फोर्स ऑन हुक, और हुक पर क्या लग रहा है टेंशन, और टेंशन कितना है 40। तो यहां पर भी रीडिंग बोली जा सकती है 40 न्यूटन्स। यहां पर भी 2 तरीकों से आंसर दिया जा सकता है, न्यूटन में बोलेगा तो ये हो जाएगा, कोई केजी में पूछे तो जी से डिवाइड मार दो तो ये हो जाएगा 4 kg वेट। तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। वीडियो पॉज करेंगे, पहले तो इतना लिखेंगे, ये थ्योरी वाला पार्ट। कितना आसान सब्जेक्ट होता है ना फिजिक्स, देखो कितनी सिंपल सी थ्योरी है, इससे आसान सब्जेक्ट तो मैंने देखा नहीं आज तक। तो वीडियो पॉज करो, ये थ्योरी लिखो, तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। ये मान के चलिए आपने पूरा का पूरा NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम फ्रिक्शन कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फ्रिक्शन से स्टार्ट होगी और कैसा क्या होता है नेक्स्ट क्लास में ही समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।